बॉलीवुड ने मनोज बाजपेयी को गरीबी, धोखे, स्ट्रगल और भूख के अलावा कुछ नहीं दिया। फैमिली मैन में आपको शाहरुख सलमान टाइप फीस नहीं मिल रही है? नहीं मिलती है भाई साहब, मैं सत्या जैसी कल्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म करने के बाद घर पे बैठा रहा हूँ। मेरे पास काम नहीं था कई महीनों तक। बैंडेड क्वीन से जुड़े हुए हर व्यक्ति को काम मिला, मुझे नहीं मिला। 20 नवंबर 2019 ये वो दिन था जब मनोज बाजपेयी की किस्मत बदलने वाली थी। उनके 25 साल के स्ट्रगल को एक रिवॉर्ड मिलने वाला था विद द रिलीज ऑफ अ शो जो आगे चलकर दुनिया का 4th मोस्ट पॉपुलर शो बनता है, द फैमिली मैन। पर श्रीकांत तिवारी बने मनोज बाजपेयी की सक्सेस को तो तुम आज जानते हो। वो तो बॉलीवुड से उनकी लड़ाई की एक छोटी सी जीत है, शायद जिसकी उनके मन में इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड पर मनोज बाजपेयी का इंपैक्ट, उनकी लेगेसी, उनकी विक्ट्री लाइज इन समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। मनोज भाई एक ऐसा एक्टर है जिसने बॉक्स ऑफिस की रेस को ऐसे लात मार दी। That if Manoj hadn't accepted Satya and done such a wonderful job in that, people like us, like me, Irfan, Nawaz, we have taken at least another 5, 6, 10 years to. He made it simpler. इस वीडियो में मनोज बाजपेयी की बॉलीवुड की जर्नी, उनका इंपैक्ट, उनकी लेगेसी, उनकी विक्ट्री सब जानने को मिलेगा। पर यह भी जानने को मिलेगा कि कैसे मनोज बाजपेयी 30 साल से कमर्शियल सिनेमा के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनकी अकेले की नहीं है, पर उसको लड़ने वाले शायद वो अकेले हैं, क्योंकि मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से तो एक बन गए। पर द फैमिली मैन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सत्या और राजनीति जैसी फिल्में करने के बाद भी उन्हें कोई सुपरस्टार नहीं कहलाता, क्योंकि मनोज बाजपेयी के पास आज स्टारडम जरूर है, पर वो टिपिकल बॉलीवुड के स्टारडम के बिल्कुल भी नजदीक नहीं है। वो स्टारडम जो शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार जैसे लोग एंजॉय करते हैं। सलमान, सैफ, अजय, शाहरुख, आमिर, they are used to it. They got their stardom at the age of 25, 26, right? They don't even know what it is to be without fans. I am used to having no fans. तो फिर 17 साल की उम्र में बिहार के एक छोटे से गांव से दिल्ली आया हुआ लड़का, जिसकी जेब में अपने दोस्त से उधार लिए गए 50 रुपए के अलावा कुछ भी नहीं था, कैसे वो बॉलीवुड का मोस्ट इन डिमांड एक्टर बन जाता है, जिसके पास शाहरुख, सलमान, आमिर जैसे हीरो बनने वाले लुक्स तो नहीं थे, ना ही विलन बनने लायक कोई एटीट्यूड या फिजिक। कैसे वो राम गोपाल वर्मा के अकॉर्डिंग बॉलीवुड का ग्रेटेस्ट एक्टर बन जाता है। सत्या में जिसकी परफॉर्मेंस देखकर जया बच्चन खुद को रोक नहीं पाई थी और थिएटर में ही चिल्लाने लगी। और जया बहादुरी देख रही थी, अचानक से वो चिल्लाने लगी, वाह वाह वाह। वही मनोज बाजपेयी जिसने के मेनन, जयदीप अलावत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इवन इरफान खान जैसे एक्टर्स के लिए लीड रोल्स मिलने आसान कर दिए। बॉलीवुड में मेथड एक्टर्स को एटलीस्ट 5 साल आगे लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें खुद बैंडेड क्वीन और सत्या जैसी कल्ट परफॉर्मेंसेस देने के बाद 4 साल तक काम भी नहीं मिला। एक ऐसा एक्टर जिसने भले ही 4 नेशनल अवार्ड जीते हो, पर बॉलीवुड उसे कभी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाया। शायद इसलिए क्योंकि मनोज बाजपेयी की एक्टिंग, उनकी फिल्म चॉइसेस, उनका एटीट्यूड बॉलीवुड स्टारडम, बॉलीवुड फैंडम के सभी टिपिकल रूल्स को ब्रेक करता है। जहां एक एक्टर को एक ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस, एक सुपर हिट फिल्म देने के बाद एक रेकनिंग का मोमेंट मिलता है, बेहतर फिल्म, ज्यादा फैन, ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, जो शाहरुख खान को मिला 1995 में डीडीएलजे के बाद, सलमान खान को तो मिला अपनी पहली फिल्म 1989 मैंने प्यार किया के बाद, ऋतिक रोशन को 2003 में उनकी डेब्यू फिल्म कोई मिल गया के बाद। तो फिर आखिर क्यों मनोज बाजपेयी को वो सक्सेस, वो ब्रेक थ्रू मोमेंट ना तो बैंडेड क्वीन ने दी, ना ही राम गोपाल वर्मा की सत्या ने, जिसको लोगों ने 10, 20, 30 बार नहीं 150 बार तक देखा है, सिर्फ मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस के लिए। और जैसे ही बीकू महात्रे मरा, उसके बाद थिएटर खाली हो जाता, क्योंकि लोग वहीं तक देखने आते थे। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 20 बार, 50 बार। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो 150 बार देखी। और जब 2018 के बाद मनोज बाजपेयी को ओटीटी के आने से अपना ड्यू क्रेडिट, पॉपुलैरिटी और कुछ लेवल का फाइनेंशियल सक्सेस मिल गया। Now since few years, because of OTT, there are too much of me coming out. तब भी आज तक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा के खिलाफ उनकी वो लड़ाई क्या है जो आज तक चल रही है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट फर्स्ट लेट मी टेक यू बैक टू द 1970s इन बिहार, जहां से 17 साल के मनोज बाजपेयी का बॉलीवुड में आने का स्ट्रगल शुरू हुआ था।
मनोज बाजपेयी को लोग अक्सर रैंक करते हैं अमंग्स द लाइक्स ऑफ इरफान खान, सौरभ शुक्ला, के मेनन, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, पर मेरे अकॉर्डिंग मनोज बाजपेयी इन सब से अलग, इन सब से आगे सिर्फ कुछ वजह से खड़े। और ऐसा मैं ही नहीं, शायद ये एक्टर्स भी मानते होंगे। मेरे अकॉर्डिंग मनोज बाजपेयी नसीरुद्दीन शाह के बाद बॉलीवुड के सबसे मंजे हुए एक्टर, स्पेशली इसलिए जिन्होंने कमर्शियल सिनेमा के अगेंस्ट अपनी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान ही अपना करवाया। जहां पंकज त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे मेथड एक्टर्स ने खुद का टैलेंट साबित करने के बाद थोड़ी काम चलाऊ परफॉर्मेंसेस उस पैसों को कमाने के लिए की है, बट मनोज बाजपेयी नेवर सकम टू दैट। कमर्शियल सिनेमा और बॉलीवुड मसाला के अगेंस्ट अपनी लड़ाई में शायद वो इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 30 साल के अपने करियर में कभी अपनी क्राफ्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन सबकी बात मैं आगे डिटेल में करूंगा, पर ये तुम्हें बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस स्ट्रगल की शुरुआत बिहार से होती है, जहां से मनोज बाजपेयी आते हैं। जब 23 अप्रैल 1969 को मनोज बाजपेयी का जन्म होता है एक छोटे से गांव बेलवा के एक किसान परिवार। उनके पिता फार्मर थे, मां हाउसवाइफ। एक टिपिकल लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी बिहार में, जहां मनोज के पिता अपने बेटे को डॉक्टर बनते हुए देखना तो चाहते थे, पर उसमें सबसे बड़ी रुकावट मनोज का परिवार ही था, क्योंकि मनोज वाज नॉट द ओनली चाइल्ड। उनके 5 और भाई बहन थे, जिन सबकी पढ़ाई ने मनोज की एजुकेशन का काम थोड़ा मुश्किल बना दिया। और सिर्फ मुश्किल नहीं बनाया, एक छोटी सी उम्र में मनोज के ऊपर आ गई थी अपने परिवार की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़े थे। जिम्मेदारी जो है आप महसूस करते हैं, कोई जानबूझ के डालता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ा भाई बाप के समान होता है। एंड मनोज को डॉक्टर बनते तो सिर्फ उनके डैड देखना चाहते थे। मनोज का मन तो शुरुआत से ही नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे एक्टर्स की फिल्में देखकर, उनके इंटरव्यूज को रेडियो पर सुनकर एक्टर बनने का बन चुका था। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा कोई इरादा था नहीं ऐसा, क्योंकि मेरे अंदर में जो है अभिनेता बनने की बड़ी ख्वाहिश थी, बचपन से ही थी। और जब मनोज ने अमिताभ बच्चन को जंजीर में एक एंग्री यंग मैन के रूप में देखा, he was naturally just like the rest of the country blown away। तो आप इंस्पायर हो गए जंजीर देखकर? जी हाँ, बहुत ही वो दिमाग से कभी वो चीज़ हटी ही नहीं, आज तक नहीं हटी। 7th क्लास में पढ़ रहे मनोज NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने का सपना देख चुके थे। एक ऐसा सपना जो शायद उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर सकता था। 17 साल की उम्र में मनोज अपने गांव से दिल्ली आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और बिना समय बर्बाद किए कॉलेज के पहले दिन से थिएटर करने लगते हैं। कॉलेज के एक्टिंग सर्किट में शामिल हो जाते हैं। My graduation from Delhi University, and the moment I lined up, I started doing theater. I got in touch with a group. और 7th क्लास में देखा हुए अपने सपने को पूरा करने के लिए NSD में एप्लीकेशन भरते हैं, only to be rejected। पर थिएटर और एक्टिंग के लिए मनोज इतने ज्यादा पैशनेट थे कि एक रिजेक्शन से कहां रुकने वाले थे, इसलिए वो अगले 2 साल फिर से NSD में रिप्लाई करते हैं, दोनों बार रिजेक्ट होने के लिए। एंड 7th क्लास से मनोज ने सपना देखा था, उन्हें वो टूटता हुआ देखने लगा। अगर NSD में ही मनोज को एडमिशन नहीं मिल पा रहा था तो एक अच्छा एक्टर बनना तो बहुत दूर की बात थी। मनोज को अपने सपनों, अपनी एबिलिटीज पर डाउट होने लगा, वो डिप्रेशन में आ गया। NSD से रिजेक्शन ने मनोज को इतनी बुरी तरह इंपैक्ट किया कि 20 साल की उम्र में वो अपनी जान लेना चाहते थे। उनके दोस्तों को हमेशा मनोज के साथ रहना पड़ता था ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं। एंड तुम्हें सुनने में थोड़ा ये ओवर रिएक्शन लगे, बट मेरे पर्सपेक्टिव में इट ओनली शोड वेरी अर्ली द काइंड ऑफ पैशन दैट मनोज हैड फॉर द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग एंड द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। पर वहां से रिजेक्शन देखने के बाद उनके पास जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था एक्टिंग सीखने के लिए, वो था बैरी जॉन का थिएटर ग्रुप। अब जिन लोगों को नहीं पता, बैरी जॉन इज अ ग्रेट थिएटर डायरेक्टर एंड एक्टिंग कोच, और मनोज का उनके ग्रुप को ज्वाइन करना टर्न्ड आउट टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज करियर। कॉलेज से निकलने के बाद बैरी जॉन साहब के संपर्क में आया, उनके साथ 5 साल तक ट्रेनिंग हुई मेरी, एंड ही चेंज्ड मी कंप्लीटली एज एन एक्टर, एज अ पर्सन। ही समवेयर हैज टोल्ड मी और taught me how to, go about acting or go about life। ये वही समय था जब बैरी जॉन के एक्टिंग ग्रुप में मनोज बाजपेयी और शाहरुख खान एक साथ एक्टिंग सीख रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि आगे चलकर मनोज और शाहरुख की एक्टिंग स्टाइल, उनकी फिल्म चॉइसेस, उनका स्टारडम एक दूसरे से पोलर ऑपोजिट बना। पर मनोज की एक्टिंग और क्राफ्ट से इंप्रेस होने के कुछ समय बाद बैरी जॉन ने उन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया एट अ मंथली सैलरी ऑफ 1800 रुपीज। दिल्ली के थिएटर सर्किट में मनोज अपना नाम बना चुके थे। हाँ, भले ही बिहार में अपने घर से उन्हें अपने एक्टिंग करियर के लिए सपोर्ट ना मिल रहा। मेरे ग्रैंडफादर जो है बहुत तकलीफ में आ गए थे जब उन्होंने सुना कि मैंने जो है रामजस से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने जब ये न्यूज़ अपने फैमिली को दिया था तो उन तक बात पहुंची, और जब मैं वापस गया तो उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, मेरे ग्रैंडफादर। पर मनोज को अब शायद अपनी आर्ट, अपने क्राफ्ट, अपने पैशन पर काम करने में इतना मजा आने लगा था कि भूख, गरीबी और कमजोरी के बावजूद एक्टिंग के लिए उनका प्यार अपनी चरम सीमा पर था। दिल्ली में 18 घंटे काम करता था, बिना पैसे के काम करते थे रंगमंच पे हम लोग, लेकिन एक
अजीब सा एक रचनात्मक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता था, सुख मिलता था। हमें पता नहीं होता था कि खाना कहाँ से आएगा। सच में बताऊं आपको, हमें पता नहीं होता था कि अगर हम यहाँ पे थिएटर करने आए हैं तो यहाँ से वापस कैसे जाएंगे बस से, क्योंकि पैसे होते नहीं थे। इसी बीच दिल्ली में उनकी शादी भी हो जाती है एंड अपनी स्किल को, अपने काम को हर रोज बेहतर बनाने का पैशन उनके अंदर था, वो बढ़ता भी जा रहा था। एंड अर्ली 90s में मनोज को मिलता है अपना यूरेका मोमेंट, जब डायरेक्टर शेखर कपूर 100 से ज्यादा एक्टर्स में से मनोज की फोटो को शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर अ रोल इन हिज नेक्स्ट फिल्म बैंडिट क्वीन। वो शेखर कपूर ही थे जो मनोज बाजपेयी को कन्विंस करते हैं दिल्ली छोड़कर मुंबई आने के लिए। एंड इतने साल थिएटर में स्ट्रगल करने के बाद, एक्टिंग को अपना सब कुछ देने के बाद, फाइनली इस फिल्म का रिलीज वो मोमेंट था जब मनोज को लगा उनका एक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला है। इस बीच मनोज ने 1995 में रिलीज हुई द्रोह काल में 1 मिनट का कैमियो भी किया, जिस पर किसी का ध्यान गया नहीं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली भी नहीं। पर बैंडिट क्वीन में मनोज को डाकू मान सिंह का जो रोल मिला था वो लोगों को पसंद भी आया। बैंडिट क्वीन सुपर हिट भी हो गई। फिल्म के ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स के इंडस्ट्री में नाम होने लगे। बैंडिट क्वीन की सक्सेस के बाद मानो सबका करियर ग्राफ ऊपर जा रहा था, एक्सेप्ट मनोज बाजपेयी, जिनके लिए बैंडिट क्वीन की सक्सेस के बाद के 4 साल उनकी लाइफ का सबसे लो फेज बन गया। मुंबई के आने के बाद दिल्ली की तरह मनोज के पास ना तो खाने के पैसे थे, ना ही रहने के लिए घर था, पर दिल्ली में मनोज को करेज देने वाली अगर कोई चीज थी तो वो था उनका थिएटर, द आर्ट ऑफ बीइंग ऑन स्टेज, जो मुंबई आने के बाद बंद हो गया। अब मनोज के पास ना खाना था, ना घर और ना काम। इसी बीच मनोज का डाइवोर्स भी हो जाता है, which makes things even worse for him। हर दिन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेस के धक्के खाना, उनसे रिजेक्शन झेलना। बैंडिट क्वीन जैसी सक्सेसफुल सुपरहिट फिल्म में काम करने के बाद, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देने के बाद भी मनोज को अपनी एबिलिटी, स्किल्स और टैलेंट पर डाउट होने लगा था। लेकिन जैसे ही मुंबई शहर आया तो थिएटर भी नहीं कर रहा था, काम भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, खाना भी नहीं था। अचानक आपके एक्टर पे एक अजीब सा प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया कि शायद जितना लोग कहते थे कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, शायद मैं हूँ नहीं, सब मुझे बेवकूफ बना रहे। पैसों की कमी इस हद तक बढ़ गई थी कि ना चाहते हुए भी मनोज को टीवी सीरियल्स में काम करना पड़ा। बी ग्रेड फिल्मों में ना चाहते हुए भी छोटे इनसिग्निफिकेंट रोल्स करने पड़े और ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही हो रही थी, जो किसी का भी मनोज के टैलेंट को स्पॉट करना और नामुमकिन सा बना रहा था। पर ये शायद मनोज बाजपेयी को भी नहीं पता था कि अगले साल उनके साथ जो होने वाला है वो ना सिर्फ उनके करियर की ट्रैजेक्टरी बदल कर रख देगा, ना सिर्फ उन्हें बॉलीवुड के सबसे रिवियर्ड एक्टर्स में से एक बना देगा, पर साथ ही शुरू करेगा बॉलीवुड के साथ, कमर्शियल सिनेमा के साथ मनोज बाजपेयी की एक ऐसी लड़ाई जो आज तक चल रही है। साल था 1997। अपनी स्ट्रगल से काम ना मिलने के दुख के बीच ना चाहते हुए फिर से मनोज बाजपेयी एक बार एक छोटी फिल्म के इनसिग्निफिकेंट रोल के लिए ऑडिशन देते हैं। फिल्म में उनकी कास्टिंग कंफर्म हो जाती है। फिल्म थी राम गोपाल वर्मा की दौड़, जो 1997 में रिलीज होती है, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है। पर शूटिंग के दौरान राम गोपाल वर्मा को दिखता है एक ऐसा चेहरा जिसे वो 3 साल से ढूंढ रहे थे। बैंडिट क्वीन में मनोज बाजपेयी की डाकू मान सिंह की परफॉर्मेंस राम गोपाल वर्मा को याद थी और मनोज को अपनी फिल्म दौड़ के सेट पर देखकर वो ऑफर करते हैं उन्हें एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ मनोज बाजपेयी की लाइफ बदल कर नहीं रखती है, बल्कि बॉलीवुड में फिल्मों को बनाने के तरीके को बदल के रख देती है। मनोज बाजपेयी को एक हाउस होल्ड नेम बना देती है 1998 में रिलीज होने वाली फिल्म सत्या। सत्या से मेरी जिंदगी बदल गई थी। जो आदमी जो है जिसकी तरफ लोग घूम के नहीं देखते थे, सत्या ने सारी चीजें बदल दी। फिल्म में लीड रोल में तो जेडी चक्रवर्ती थे, पर फिल्म की असली जान थे सत्या के क्लोजेस्ट एलाई का रोल निभा रहे एक कोल्ड ब्लडेड, इंपल्सिव, अनप्रेडिक्टेबल गैंगस्टर भीकू मात्रे के रोल में मनोज बाजपेयी। मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्रे। पहले हफ्ते तो फिल्म फ्लॉप रहती है, बट फिर जब वर्ड ऑफ माउथ की वजह से लोगों की फिल्म थिएटर में भीड़ उमड़ने लगती है तो वो अगले 25 हफ्तों तक कम नहीं होती। दैट सिंगल परफॉर्मेंस बिकेम सच अ कल्ट कि मनोज बाजपेयी से इंस्पायर होकर बिहार से हजारों में लोग एक्टर बनने मुंबई आने लगे। क्योंकि सत्या की बात अचानक बिहार के लोगों को लगा, छोटी जगहों के लोगों को लगा कि अगर ये बन सकता, कुछ गाँव छोड़ के, घर छोड़ के अगर ये कुछ बन सकता है तो हम क्यों नहीं। तो बाकायदा एक बहुत पलायन हुआ बहुत सारे यंग लोगों का। भीकू मात्रे के लिए मनोज बाजपेयी को अपना पहला नेशनल अवार्ड मिला और 1998 की एक अवार्ड सेरेमनी में जब बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड सलमान खान को भी दिया गया तो ऑडियंस में बैठे लोग भीकू मात्रे का नाम चिल्लाने लगे। इनफैक्ट सलमान ने भी स्टेज पर जाकर ये एक्सेप्ट किया कि ये अवार्ड मनोज बाजपेयी से ज्यादा कोई और डिजर्व नहीं करता। जब नाम अनाउंस हुआ था तो जितने लोग थे वहाँ पे सब नाराज हो गए थे उसमें, और लोग खड़े होकर के चिल्ला रहे थे भीकू मात्रे भीकू मात्रे। और सलमान जब ऊपर गया तो सलमान ने जाके बोला कि पता नहीं मुझे क्यों दिया इन्होंने, ये डिजर्व तो मनोज करता है।
सत्या और मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस बॉलीवुड में एक डेंट डालने वाला मोमेंट है। कमर्शियल सिनेमा के अगेंस्ट मनोज बाजपेयी की लड़ाई में शायद उनकी पहली जीत है, क्योंकि वो सत्या ही थी जिसके बाद के मेनन, इरफान खान और सौरभ शुक्ला जैसे मेथड एक्टर्स को लीड रोल्स फिल्मों में इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल्स मिलने शुरू। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि कन्वेंशनली गुड लुकिंग एक्टर के अलावा एक्चुअल अच्छे एक्टर्स को फिल्में लेकर हिट बनाया जा सकता है। भीकू मात्रे की वो परफॉर्मेंस बॉलीवुड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस में से एक तो थी, पर उसने बॉलीवुड में मेथड एक्टर्स के स्ट्रगल को कम से कम 5 साल तो कम कर दिया। इंटरव्यू विद के मेनन where he said that सत्या की वजह से हम लोग और सबको चांस मिला 100% because Manoj Bajpayee's role there literally shot like okay now we need legit actors, you don't need these superstar type of people। अगले ही साल मनोज राम गोपाल वर्मा की डायरेक्टेड और अनुराग कश्यप की लिखी हुई एक और फिल्म में काम करते हैं। 1999 में रिलीज होती है एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म कौन, जिसमें एक बार फिर से मनोज की परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग थी, पर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। उसी साल राम गोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप के साथ मनोज बाजपेयी एक और फिल्म करते हैं, दिस टाइम इन एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स रोल इन शूल, जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप रही, पर मेरे अकॉर्डिंग बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट कॉप फिल्म्स है। अगर तुमने नहीं देखी है तो आई वुड रेकमेंड तुम जाकर देखो कि क्या होता है जब एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर विक्टिम बनता है करप्ट सिस्टम का। और अगर तुम अभी तक कन्विंस नहीं हुए तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि शूल ही वो फिल्म है जिसमें मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस देखकर जया बच्चन थिएटर में चिल्लाने लगी थी तारीफ करते हुए। जया भादुरी देख रही थी, अचानक से वो चिल्लाने लगी, वाह वाह वाह। पर शूल के फ्लॉप होने के बाद ही शायद मनोज बाजपेयी को पहली बार कमर्शियल सिनेमा के खिलाफ उनकी चलती हुई लड़ाई का एहसास हुआ। मनोज बाजपेयी को अब फिल्मों में ऑफर्स तो आ रहे थे, पैसों की जो कमी थी वो भी शायद कुछ हद तक पूरी हो चुकी थी, इंडस्ट्री में कनेक्शंस भी बन चुके थे, पर बॉलीवुड के पास मनोज की क्राफ्ट, उनके टैलेंट को यूटिलाइज करने के लिए शायद उस लेवल की फिल्में ही नहीं थी। मुझे फ्लॉप फिल्मों से डर नहीं लगता है, मुझे बुरी फिल्म से डर लगता है। और यही वो मोमेंट भी था जहां पैसे कमाने के लिए और नाम कमाने के लिए मनोज बाजपेयी कमर्शियल फिल्में आसानी से कर सकते थे। शाहरुख, सलमान, अजय देवगन, अक्षय कुमार की तरह मासी फिल्मों में काम कर सकते थे। भीकू मात्रे के साथ जो उन्हें रिकॉग्निशन मिला उसी का फायदा उठाते हुए उसी लाइन में और न जाने कितनी गैंगस्टर फिल्मों को हाँ बोल सकते थे, बट मनोज बाजपेयी डिड नॉट डू दैट, क्योंकि मन ही मन शायद मनोज डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें अपने आर्ट, अपने टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इवन इफ इट कॉस्ट्स हिम हिज स्टारडम। भूखमरी में और गरीबी में पैसे को और काम को मना करना बहुत परेशानी वाला काम था, बहुत दिक्कत। सबसे डिफिकल्ट काम मेरे लिए उसी दौर में था कि मैं काम को मना कर रहा था, जानते हुए कि मेरे अकाउंट में एक पैसा। अगले 5 सालों में मनोज बाजपेयी हर वो फिल्म करते हैं जो वो करना चाहते थे, जिसकी कहानी उन्हें अच्छी लगती थी, जो शायद उन्हें शुरू से पता था कि बॉक्स ऑफिस पर चलेंगी नहीं, पर मनोज की लड़ाई बॉक्स ऑफिस नंबर से कुछ ज्यादा बड़ी। वो लड़ाई थी हर उस एक्टर के लिए जिसपे कन्वेंशनल बॉलीवुड फेमस एक्टर बनने के लिए वो लुक्स नहीं थे, जो बिहार, यूपी, झारखंड या फिर और पिछड़ी हुई जगहों से एक्टर बनने का एक सपना देखता है, पर बॉलीवुड के ग्लैमर से डर के कभी उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं रखता। ये लड़ाई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और विनीत कुमार सिंह जैसे एक्टर्स की एग्जिस्टेंस के लिए, जो उस समय इंडस्ट्री में आए भी नहीं थे, क्योंकि अगर मनोज बाजपेयी उस समय कमर्शियल सिनेमा, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के आगे हार जाते तो शायद बॉलीवुड को एक और एक्टर स्टार कहलाने के लिए मिल जाता, पर नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी के बाद कोई अच्छा एक्टर नहीं मिल पाता। एक कैरेक्टर की जर्नी पे जाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। 5 रुपए कम मिले, 5 रुपए ज्यादा मिले, इट डजंट बॉदर मी। इस 5 साल के पीरियड में मनोज बाजपेयी की ऑलमोस्ट सारी फिल्में फ्लॉप हुई, बट दैट डज नॉट मीन कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी थी। दिल पे मतले यार में ऑडियंस ने पहली बार मनोज को एक लाइट हार्टेड रोल में देखा। अक्स में पहली बार मनोज को अपने चाइल्डहुड हीरो अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। 2003 में रिलीज हुई पिंजर के लिए मनोज को नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म भले ही फाइनेंशियल डिजास्टर थी, पर यश चोपड़ा ने वो फिल्म देखने के बाद पर्सनली मनोज बाजपेयी को कॉल करके वीर ज़ारा में एक कैमियो करने की रिक्वेस्ट करी थी। पिंजर फिल्म देखने के बाद उन्होंने मुझे कॉल करके अपने ऑफिस बुलाया था और उन्होंने कहा था कि एक गेस्ट अपीयरेंस है, मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ वीर ज़ारा, देख ले बेटा अगर करेगा तो, क्योंकि मैं पिंजर देख करके पागल हो गया हूँ, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस किया है तुमने, और इस रोल में मैं किसी और को पिंजर देखने के बाद तो नहीं सोच पा रहा हूं। जुबेदा, एलओसी कारगिल, इंतकाम जैसी फ्लॉप्स के बाद फाइनली मनोज बाजपेयी को 2004 में वीर ज़ारा के रूप में सत्या के बाद अपनी फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म तो मिल जाती है, बट व्हाट फॉलोड नेक्स्ट वाज इवन वर्स। अगले 6 साल ना तो मनोज को अपने मन का काम मिला, ना ही बॉक्स ऑफिस सक्सेस। बेवफा, स्वामी, 10 कहानियां, जुगाड़, एसिड फैक्ट्री जैसी फिल्मों के बाद शायद मनोज को भी रियलाइज हुआ होगा कि जिन एक्टर्स की लड़ाई की पहल करने की शुरुआत उन्होंने 1988 में सत्या के साथ की थी, एक्टर्स लाइक इरफान खान, के मेनन,
मेनन वो अब प्रोड्यूसर्स की फर्स्ट चॉइस बन चुके हैं। एंड मनोज बाजपेयी वाज स्लोली ड्रिफ्टिंग इनटू डार्कनेस। ये कहना शायद गलत भी नहीं होगा कि कमर्शियल सिनेमा से लड़ते हुए मनोज बाजपेयी अपनी मेथड एक्टिंग की लड़ाई भी हार रहे थे, एंड इट कुड हैव वेरी वेल एंडेड हिज करियर एट दैट पॉइंट। पर शायद वो आखिरी बार था जब मनोज बाजपेयी की एक्टिंग, उनके टैलेंट और उनकी काबिलियत पर किसी ने शक किया होगा, क्योंकि 2010 में आने वाली थी एक फिल्म जिसके बाद मनोज बाजपेयी ने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 2010 में प्रकाश झा रिलीज करते हैं अपनी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म कॉल्ड राजनीति, जिसमें मनोज बाजपेयी का दुर्योधन का कैरेक्टर उनको फिर से बैंडेड क्वीन के करे हुए कैरेक्टर की तरह रिकॉग्निशन देता है। करारा जवाब मिलेगा। एक छोटे से रोल में ही सही, पर सालों बाद मनोज बाजपेयी फिर से बॉक्स ऑफिस पर एक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म का पार्ट बनते हैं। इसके बाद प्रकाश झा के साथ ही एक और पॉलिटिकल ड्रामा आरक्षण में काम करते हैं। पर भीखू माथे के बाद मनोज बाजपेयी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 2012 में विद द कैरेक्टर ऑफ सरदार खान इन गैंग्स ऑफ वासेपुर। हजरात हजरात हजरात, गैंग्स ऑफ वासेपुर का कल्ट स्टेटस, सरदार खान के अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर के ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो के एंड में तुम्हें लिंक भी मिल जाएगा, तुम जाकर देख सकते हो। पर वो शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर ही थी जिसने मनोज बाजपेयी के करियर को एक नई लाइफलाइन दी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद मनोज बाजपेयी की कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। पर अब शायद बॉलीवुड के पास ऐसी फिल्में, ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे फिल्म मेकर्स, ऐसी कहानियां आ चुकी थी जो मनोज बाजपेयी के ट्रू पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की काबिलियत रखते थे विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। वही डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और राइटर्स जिनकी फिल्में बनाने की शायद इंस्पिरेशन देने वाले ही मनोज बाजपेयी थे, जब 12 साल पहले उन्होंने कमर्शियल सिनेमा के सामने झुकने से मना कर दिया। एंड शायद यही रीजन है कि 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर करने के बाद अगले 6 सालों में मनोज बाजपेयी अपने करियर की सबसे ज्यादा आइकॉनिक और मेमोरेबल परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, क्योंकि शायद फाइनली वो ऑडियंस जो ऑलरेडी शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय टाइप के सिनेमा से बोर हो चुके थे, हॉलीवुड से एक्सपोज हो रहे थे और वैसी क्वालिटी इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहे थे। पीडिया सिंह में मनोज के कंट्रोवर्शियल मैराथन कोच का रोल, अलीगढ़ में एक होमोसेक्सुअल प्रोफेसर का रोल, गली गुलिया में एक पैरानॉइड, मेंटली डिस्टर्ब्ड इंसान का रोल, ये वो रोल है जो ना सिर्फ मनोज बाजपेयी की कमबैक को, उनके इंपैक्ट को सिग्निफाई करता है, बल्कि क्वालिटी सिनेमा के लिए उनके पैशन को भी दिखाता है। इनफैक्ट गली गुलियों के किरदार को निभाने के लिए तो मनोज बाजपेयी इस हद तक एक पागल इंसान बन चुके थे कि 26 दिन बाद उनके सर में सीटी बजनी शुरू हो गई। फिल्म की शूटिंग बीच में रोककर उन्हें नींद की दवाइयां लेनी पड़ी। मेरे ब्रेन से ना कंटिन्यूअसली सीटी की आवाज आने लगी and it kept on getting louder and louder. So I went to my director and said, "Yaar, I think I'm in problem." And he got alarmed completely. Spoke to the doctor. He said, "Ki boss, ये breakdown की निशानी है ये. Give him a Campos injection or put him on the very powerful sleeping pill and stop the shoot." But what changed in the life of Manoj Bajpayee post Gangs of Wasepur was the arrival of quality commercial cinema, जहां शायद पहली बार एक मासी कमर्शियल फिल्मों में मनोज बाजपेयी को अपनी पसंद के रोल मिलने शुरू हुए, जैसे टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट बागी 2 और जॉन अब्राहम के ऑपोजिट सत्यमेव जयते में एक पुलिस इंस्पेक्टर को रोल, प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर। और इस समय तक शायद मनोज बाजपेयी कमर्शियल सिनेमा के अगेंस्ट चल रही उनकी लड़ाई को कुछ हद तक जीत भी चुके थे, जब इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स को उनका ड्यू क्रेडिट मिलने लगा। अवार्ड के साथ साथ कुछ हद तक फाइनेंशियल सक्सेस भी मिलने लगी। पर अब भी एक मेथड एक्टर का स्ट्रगल एक कमर्शियल एक्टर से ज्यादा इंटेंस था। जैसे जब 2017 में फिल्म भोसले की शूटिंग के लिए जब कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला, तब हर सीन के बाद मनोज बाजपेयी अपनी वैनिटी में जाकर लोगों से पर्सनली फिल्म में पैसा लगाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो अभी भी एक्टर्स और स्टार्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन तो एग्जिस्ट करता, पर द मोमेंट दैट ऑलमोस्ट इरेज दैट बैरियर केम इन 2019, जब मनोज बाजपेयी अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा प्यार दिए जाने वाले सबसे पॉपुलर कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरदार खान और सत्या के भीखू माते के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर उस एक कैरेक्टर ने मनोज बाजपेयी की लाइफ के हर एक कैरेक्टर पर ऑडियंस को ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। द राइज ऑफ श्रीकांत त्रिवेदी इन द फैमिली मैन, ये वो कैरेक्टर है जिसे तुम शायद ब्रेकिंग बैड के वॉल्टर वाइट से कंपेयर कर सकते हो, द ऑफिस के माइकल स्कॉट से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि लेगेसी, पॉपुलैरिटी और फैंडम के मामले में श्रीकांत तिवारी से ज्यादा पॉपुलर शायद इंडिया की किसी भी वेब सीरीज का कोई कैरेक्टर नहीं है। द फैमिली मैन दुनिया का 4th मोस्ट पॉपुलर शो बन चुका है। मनोज बाजपेयी शायद अपनी लाइफ में पहली बार एक सुपरस्टार का टैग ओन करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द फैमिली मैन। एंड फाइनली 25 साल बाद मनोज बाजपेयी को अपने हार्ड वर्क, सिनेमा के लिए अपनी ऑनेस्टी, अपने ऑब्सेशन का ड्यू क्रेडिट शायद इसी शो की वजह से मिला। बट डिस्पाइट इस सक्सेस, मनोज बाजपेयी आज भी उस सिनेमा के लिए ऑनेस्ट है जिसने उन्हें बैंडेड क्वीन, सत्या जैसी मूवीज में काम करने के लिए मजबूर किया था। गुलमोहर, बंदा, साइलेंस, ये वो फिल्में हैं जो आज मनोज बाजपेयी करना
इतना अफोर्ड कर सकते हैं, डिस्पाइट नोइंग कि ये फिल्में शायद बॉक्स ऑफिस पर थिएटर में कभी सक्सेसफुल होने नहीं वाली, पर अपनी कल्ट ऑडियंस, अपनी इनर सेटिस्फैक्शन और शायद एक्टिंग से प्यार करने वाली अगली एक्टर्स की जनरेशन के लिए मनोज बाजपेयी के लिए ऐसी फिल्में करना पूरी तरह से सेंस बनाता है, विच शोज कि भले ही आज मनोज बाजपेयी 30 साल से इंडस्ट्री में सर्वाइव कर चुके हैं, पर नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी का वो सिनेमा जिन्होंने उन्हें एक्टर बनने के लिए इंस्पायर किया था, बिहार के एक छोटे से गांव से एनएसडी आकर अप्लाई कर रिजेक्शन झेलने के बाद भी एक्टिंग को परस्यू करने के लिए मजबूर किया था, उसके लिए तो वो लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। दैट्स फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच वाचिंग टिल द एंड। तुम मुझे बताओ मनोज बाजपेयी की कौन सी परफॉर्मेंस तुम्हारे लिए बेस्ट है, नीचे कमेंट्स में। गैंग्स ऑफ वासेपुर के अगर ऊपर तुम हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो। ऐसी डीप डाइव्स इंडियन पॉप कल्चर के बारे में हम हर हफ्ते लेके आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।